एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप सीटेट या किसी भी स्टेट का टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा कि आपको जानकारी है कि अगर आप सीटेट का पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 30 प्रश्न जो है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से पूछता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम उसी के सिलेबस से संबंधित वाटर यानी कि जल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें लगभग सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। 5 किताबों का अध्ययन करके इसमें क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है एनसीईआरटी संबंधित, और उससे अलावा ऑनलाइन जो गूगल पे दिखाता है उससे भी सहारा लिया गया है। लगभग 200 प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। मुझे आशा है कि जल के बारे में ये सभी जानकारी अब अगर आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से जल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका सीटेट के परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं और आज का टॉपिक है जल, जो कि सीटेट के पेपर 1 के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो सीधे चलते हैं सीटेट। एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आप सीटेट का पेपर 1 यानी क्लास 1 से 5 तक का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होगा कि इसमें 30 प्रश्न इन्वायरमेंट साइंस से पूछे जाते हैं, पर्यावरण से पूछे जाते हैं। तो उसी को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक जो है जल है, और इससे एक प्रश्न जो है अवश्य सीटेट या कोई भी टेट की परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी के लिए हमने इसको ऑनलाइन के रूप में तैयार किया है और इसमें 5 से 6 बुकों को सम्मिलित किया गया है। एनसीईआरटी और लुसेंट इत्यादि का भी इसमें सम्मिलित किया गया, साथ ही ऑनलाइन का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सहारा लिया गया है। इस प्रकार इसमें जो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे आशा है कि ध्यानपूर्वक इसको सुनते हैं तो आपको एक या प्रश्न जो है 2 प्रश्न जो है परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे। तो बिना समय गंवाए सीधे हम चलते हैं और आज का टॉपिक है जल, सीटीटी 1 to 5 पेपर 1 के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है। तो यहाँ पर हम इसलिए शॉर्ट में बनाए हुए हैं कि ज़्यादा प्रश्न और उत्तर लिखेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा कि दोनों समय की कोई नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम कह देंगे कि जल क्या है, एक यौगिक है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, जल एक अच्छा विलायक है। तो कहीं पूछता है कि जल अच्छा विलायक है कि नहीं है, तो नहीं, स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि जल एक क्या है, अच्छा विलायक है। अगला क्वेश्चन है, जल में एक अणु हाइड्रोजन के, ध्यान दीजिएगा, जल में एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से बना है। यानी कि जैसा कि जानते हैं कि जल का सूत्र होता है H2O, H का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलने से क्या है, जल बना है। अगला है शुद्ध जल। ध्यान दीजिए, शुद्ध जल जो है रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, रसायनों और रोगाणुओं से मुक्त होता है। ये बहुत ही उपयोगी यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि शुद्ध जो जल होता है वो रंगीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और रसायन और रोगाणुओं से मुक्त होता है। अगला है जल जो है पारदर्शी होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जल पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, क्या है या कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक लाइन हमने जवाब दे दिया कि जल क्या है, पारदर्शी होता है। अगला है जल का घनत्व 4 डिग्री C पर अधिकतम होता है। यह बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जल का घनत्व अधिकतम कितना पर, यानी कि सबसे ज़्यादा घना कितने डिग्री पर रहता है। तो इसका सही जवाब होगा 4 डिग्री। और उसमें दे सकता है 2 डिग्री, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री, 100 डिग्री। तो उसमें से जो 4 डिग्री होगा उसी को आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जल का घनत्व 4 डिग्री C पर अधिकतम होता है। उसके बाद है जल का हिमांक कितना होता है, जल का गलनांक कितना होता है। तो जल का हिमांक होता है 0 डिग्री C एवं गलनांक भी होता है 0 डिग्री C। यही ध्यान देने योग्य बात है कि अगर जल को घटाते हुए 0 डिग्री C पर डालते हैं तो हिम यानी कि बर्फ का रूप लेता है और 0 डिग्री C पर ही गलना प्रारंभ भी कर देता है। अगला है जल का क्वथनांक कितना डिग्री C है। तो जल का क्वथनांक है 100 डिग्री C, यानी कि 100 डिग्री C पर जल जो है क्वथन करना, उबलना प्रारंभ कर देता है। क्वथन मतलब उबलना। अगला है जल ठोस यानी कि बर्फ, जल द्रव यानी कि द्रव के रूप में तथा गैस के रूप में भी होता है। यानी कि जल ही ऐसा चीज़ है जो कि बर्फ, जल और क्या है, गैस के रूप में, यानी कि ठोस, द्रव और जल गैस के रूप में रहता है। कौन ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस के रूप में रहता है, तो वह है जल। अगला है
पूरी पृथ्वी का 7/10 भाग क्या है, जल से घिरा हुआ है। पूरा पृथ्वी जो है उसका 7/10 भाग क्या है, जल से घिरा हुआ है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने पेयजल एवं स्वच्छता दशक 1981 से 90 को घोषित किया है। तो जैसा जानकारी हो कि कोई भी 10 साल को किसी न किसी चीज़ के लिए घोषित किया जाता है, तो जल के लिए जो है 1981 से 1990 तक को घोषित किया गया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 1 अप्रैल 1981 से भारत में जल दशक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये भी पूछ सकता है कि भारत में जल दशक की शुरुआत कब हुई, जिसका सही जवाब होगा कि 1 अप्रैल 1981 से भारत में जल दशक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है कि अलवण, ध्यान दीजिएगा, लवण नहीं, अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि जिसमें लवण नहीं हो उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो ताल, नदी, सोते। सोते मतलब कि जहाँ स्वयं रूप से पानी फेंकता है। ताल, नदी, सोते एवं हिमनद, ये क्या है, अलवण जल के स्रोत होते हैं। इसके बाद अगला है कि लवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि नमक युक्त जल का स्रोत कौन कौन से हैं। तो महासागर एवं समुद्री जल का है लवणीय स्रोत होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, महासागरों एवं समुद्रों में अधिकांश लवण यानी कि नमक सोडियम क्लोराइड से बना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर थल की अपेक्षा जल अधिक है। तो आप भी जानते हैं कि जो है ज़मीन की संख्या मतलब क्षेत्रफल कम है और जल की क्षेत्रफल जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसके वजह से जल का वितरण मतलब कि कहाँ कितना जल है। तो महासागर में देखिए जितना भी संपूर्ण वर्ल्ड में जल है उसमें 97% लगभग जो है महासागर में जल है, और बर्फ़ के छत्रक के रूप में 2% है। भूमिगत जल के रूप में 0.68% है। इसके बाद झीलों का अलवण जल जो है 0.009% है। समुद्री एवं नमकीय झील जो है 0.09% है। वायुमंडल में जल जो है 0.0019% है, और नदियों में जो है पूरा जल का जो है 0.001% है। इस प्रकार 100% पूरा होता है। और यहाँ पर स्पष्ट है कि महासागर में सबसे ज़्यादा 97.3% जो है जल है। अगला इसको अगले वीडियो में भी हम आपको स्पष्ट रूप से बनाएंगे। यहाँ चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद है लवणता क्या है, तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा का उसकी लवणता जो है कहते हैं हम। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजराइल के, ध्यान दीजिए, इजराइल के मृत सागर में 350 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो ये इसका जो कह रहा है कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, यानी कि 1 लीटर पानी को गर्म किया जाए उसको तो उसमें 340 ग्राम नमक उपलब्ध हो जाती है। और इसीलिए इसको मृत सागर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीव इस जल में नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ही इतनी ज़्यादा है। इसके बाद है कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि जल दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। ध्यान दीजिए, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, ध्यान दीजिए, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंची वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। उसके बाद है अब तक के सबसे विशाल सुनामी जो आई है वो 150 मीटर तक ऊंचा मापा गया था, यानी जो सबसे बड़ा सुनामी अभी तक आया है विश्व में, उसकी ऊंचाई जो है पानी की 150 मीटर थी। अगला क्वेश्चन है, सुनामी तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। जी हाँ, सुनामी जब गति से तरंगे चलती है उसकी तो 700 किलोमीटर, यानी कि 700 किलोमीटर दूर भी उत्पन्न हुआ है तो उस यहाँ आने में 1 घंटा में वह जो है आपके पास जो है पहुँच जाएगी।
इसके बाद इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जल से संबंधित कि भारत में 2004 के सुनामी से अत्यधिक विनाश हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सुनामी कब आया था, तो इसका जवाब है 2004 में। इसके बाद है सुनामी के बाद, ध्यान दीजिए, सुनामी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट क्या है, डूब गया था। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह सकते हैं कि सुनामी के बाद कौन जो है पॉइंट डूब गया था दक्षिण में, तो इंदिरा पॉइंट जो है क्या है सुनामी के कारण जो है डूब गया था। इसके बाद क्या हुआ, अगला क्वेश्चन कि भारत में, ध्यान दीजिए, भारत में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगे आई थी। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी तरंगे कब आई थी, तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे आई थी। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी का अभिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। ये भी पूछ सकता है कि 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आया था उसका अधिकेंद्र कहाँ था, तो सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर। अगला क्वेश्चन है 2004 में आए सुनामी की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर कितनी थी, तो 2004 में आए सुनामी की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है सुनामी से संबंधित, जल से संबंधित कि 2004 की सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था। सोच लीजिए कि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था। लोग समझ ही नहीं पाए, जब ही देखे कि सुनामी आ रहा है इतना ऊंचा, और भागने से पहले ही उसकी जो है पहुंच उनकी तक हो गई थी। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और सुनामी भारत में आई थी। और अगला है क्वेश्चन कि 2004 की सुनामी से आंध्र प्रदेश के 2004 के सुनामी से आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। इसमें भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि 2004 में सुनामी जो आया था उससे सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा प्रभावित हुआ था, तो वह है आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या थे, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अगला है प्रशांत महासागर की अपेक्षा हिंद महासागर में सुनामी कम आते हैं, क्यों? प्रशांत महासागर की अपेक्षा हिंद महासागर में सुनामी कम आते हैं क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया कम होती है। यानी कि हिंद महासागर में भूकंप की क्रिया कम होती है, इसलिए सुनामी जो है यहाँ कम आता है। अगला है सुनामी से संबंधित, जल से संबंधित कि सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें जो है उठने लगती है। इसके बाद क्वेश्चन है जल से संबंधित, वो भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट। तो आगे चलते हैं। जल से संबंधित और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार एवं भट्ठा कहलाता है। ध्यान दीजिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भट्ठा कहलाता है। यानी कि जो ऊपर उठता है उसे ज्वार और जो नीचे जाता है उसे भट्ठा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है एवं तट पीछे चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भट्टा कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि जब जल उठ जाता है पूरा एकदम आपको लास्ट सीमा पर आ जाता है, एकदम किनारे तक आ जाता है, जल के स्तर बढ़ जाता है तो वो क्या है, ज्वार है। एकदम खींच के अंदर तक चला जाता है, जो लास्ट लाइन है उसे अंदर दूर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग भट्टा कहते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य से है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली, जो कि मेन टॉपिक जल है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार एवं भाटा आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी की सतह पर ज्वार भट्टा क्यों आता है, तो इसका सही जवाब हो सकता है सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में रहते हैं और उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इसी ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि बृहद ज्वार किसे कहते हैं, इसका जवाब है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या को। यह पूछ सकता है कि बृहद ज्वार कब आते हैं, तो पूर्णिमा एवं अमावस्या उसका सही जवाब होगा। पुनः सुन लीजिए कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में रहते हैं
और उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इसी ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। अगला है, जब ध्यान दीजिए, चांद जब प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में रहता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे ज्वार भाटा को निम्न ज्वार भाटा कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि पूर्णिमा एवं अमावस्या को ज्वार भाटा जो है सबसे बृहद होता है और चांद जब प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में रहता है तो सबसे निम्न होता है। अगला क्वेश्चन है जल से संबंधित, जो सीटेट के लिए 1 से 5 के लिए काफ़ी उपयोगी है। इससे एक प्रश्न अवश्य पूछते हैं। सीटेट के अलावा और भी कहीं इन्वायरमेंट से संबंधित सिलेबस हो तो उसमें इससे प्रश्न आ सकते हैं। अगला है, उच्च ज्वार नौसेना, ध्यान दीजिए, उच्च ज्वार नौ संचालक में सहायक होता है। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है कि नौ संचालकों जो नाव चलाते हैं उनके लिए कौन अच्छा रहता है, उच्च ज्वार निम्न ज्वार। तो उच्च ज्वार जो है नौ संचालक में सहायक होते हैं। इसके बाद है उच्च ज्वार नौ संचालक में सहायक होता है। सुनिए लिए, एक बात पूछता है कि उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मददगार होता है। ये तो सीटेट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मछली पकड़ने में किस प्रकार के ज्वार जो है सहायक है, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, सामान्य ज्वार इत्यादि में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब होगा कि ऊंच ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्थान पर ज्वार के उतार चढ़ाव से बिजली भी बनाई जाती है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई देश ऐसा है वहाँ निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। इसके बाद है महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती है। ये भी जानना कि महासागरीय जो धाराएं हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है गर्म जल धाराएं, एक होती है ठंडी जल धाराएं। और इसकी हम चर्चा भी नीचे करेंगे कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ध्यान दीजिए, पूछ सकता है कि गर्म जल धाराएं कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा के पास में उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें हमेशा जो सीधी पड़ती हैं। तो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ये धाराएं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि भूमध्य सागरीय धाराएं जो है भूमध्य रेखा से जो है गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं और ये प्रवाहित किस दिशा में होती हैं, तो ध्रुवों की ओर जाती है, यानी कि गर्म जल धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। और इसके बाद है ठंडी जल धारा। तो ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर बहती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर क्या है, बहती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि ठंडी धाराएं कैसे बहती है, तो इसका सही जवाब होगा ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर, यानी कह सकते हैं कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर या ठंडी धाराएं बहती है। इसके बाद है लेब्राडोर। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। पूछ सकता है कि जो है लेब्राडोर क्या है, तो कह सकते हैं कि समुद्रों में शीत जलधारा जो होती है, ठंडी जो जलधारा होती है उसे लेब्राडोर कहते हैं, और जो गर्म जलधारा होती है उसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। यह अंतर हो गया कि लेब्राडोर क्या है, ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है। एक बात और कहेंगे कि वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा दीजिए, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर इसका PDF दिया गया है, आप वहां से जाकर इसे लोड कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप बहुत बाद में इस वीडियो को देखें तो फिर भी सर्च करके आप इसको जो है पा सकते हैं, इस PDF को। अगला है जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधारा मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र में माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मत्स्यों का क्षेत्र जो सबसे अच्छा कौन माना जाता है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। तो यहाँ जवाब होगा कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधारा यानी गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वहीं स्थान जो है मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
अगला है, जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। जापान के क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्म एवं ठंडी जलधारा कहाँ मिलती हैं, तो सही जवाब होगा कि जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। यहाँ स्पष्ट है कि वहाँ पर मछली का उत्पादन ज़्यादा होता होगा। इसके बाद है, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, जिससे नौका संचालन में असुविधा मिलती है और वहीं पे जो है मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की वहाँ की जो जलधारा है न ठंडी रहती है और न गर्म रहता है। अगला है, भारत में जल के उपयोग में कृषि का प्रथम एवं उद्योग का दूसरा स्थान है। जल के उपयोग की दृष्टि से भारत में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग जो है कृषि के लिए होता है और दूसरा स्थान क्या है, उद्योग का है। एक और ही यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्टी से मिला है कि 1 टन, ध्यान दीजिए, 1 टन स्टील के निर्माण में 200 घन टन जल की आवश्यकता होती है। जी हाँ, अगर 1 टन स्टील का निर्माण करना है तो उसको निर्माण कार्य में 200 घन टन जल की आवश्यकता होती है। वहीं 1 टन निकेल के निर्माण के लिए 400 घन टन जल की आवश्यकता होती है। वहीं 1 टन कागज़ के निर्माण के लिए 100 घन टन पानी की आवश्यकता होती है। 1 टन नायलॉन धागे के लिए 5000 घन टन जल की आवश्यकता होती है। पूछ सकता है कि 1 टन निकेल के लिए कितनी जल की आवश्यकता होती है, तो 4000 घन टन। और यहाँ पे जो इतना दिया गया, इसमें अगर हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा जो है पानी की आवश्यकता जो है नायलॉन धागे के निर्माण में है 5000 घन टन, यानी कि 1 टन नायलॉन धागे के निर्माण के लिए 5000 घन टन जल की आवश्यकता होती है। आगे है, भारत में उद्योग पर कुल पानी का 15 से 20%, जबकि रूस में 85% खपत होता है। पानी की जितनी मात्रा है भारत में, उसमें उद्योग पर मात्र 15 से 20% जो है खर्चा होता है पानी, जबकि रूस में पानी की उपयोगिता जो है सबसे बेसी किसके लिए है, उद्योग के लिए है, और 85% पानी जो है उद्योग के लिए खर्चा होता है। अगला है, भारत में आवश्यक आदर्श जल की मात्रा 40 लीटर है। और आगे है, गेच एक जो है जाने माने ज्ञानी हैं और ये जल के बारे में थोड़ा सा सर्वेक्षण किए हैं, पर्यावरणविद हैं। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक वस्तु जल से ही उत्पन्न हुई और प्रत्येक वस्तु जल के द्वारा ही जीवित है। अगर ऐसा पूछ सकता है कि प्रत्येक वस्तु जल से ही उत्पन्न हुई हैं और प्रत्येक वस्तु जल द्वारा ही जीवित हैं, यह किसने कहा, तो कह सकते हैं कि यह जो है गेच ने कहा। GOECH गेच, GOECH गेच ने क्या कहा है, इसने कहा है कि प्रत्येक वस्तु जल से ही उत्पन्न हुई और प्रत्येक वस्तु जल के द्वारा ही जीवित है। यानी कि कोई भी सजीव है, पेड़ पौधा, हाथी, भालू, कुत्ता, मछली, सब में क्या जल की मात्रा होती है। और जल निकाल दिया जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। आगे है, जल ऊतक एवं पेशियों के घेर कर उन्हें आपस में चिपकने से रोकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जल की उपयोगिता में इम्पोर्टेंट है कि जल ऊतक एवं पेशियों को घेर कर उन्हें आपस में चिपकने से रोकता है। पूछ सकता है कि पेशियों को आपस में घेर कर आप चिपकने से कौन रोकता है, तो जल। आगे है, जल शरीर के अंदर महत्वपूर्ण संचार माध्यम भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वृक्ष में 40% तक जल रहता है। वृक्ष में अलग अलग है, फिर भी सामान्यतः कहा जा सकता है कि वृक्ष में 40% तक जल रहता है। इसके बाद है, जेली फिश, समुद्री जीव है, समुद्री जानवर है एक। जेली फिश में ध्यान दीजिए, जेली फिश समुद्री जानवर में तथा ककड़ी या खीरा में 95% तक जल रहता है। ककड़ी खीरा में जल की प्रतिशत 95 होती है। साथ ही जेली फिश में भी जल की मात्रा 95% होती है, यानी कि 95% जल और 5% में और दूसरा चीज़ है। इसके बाद है, अंडा में जल का प्रतिशत कितना है, तो अंडा में 74% जल की मात्रा है। इसके बाद क्या है, जल एक यौगिक एवं अच्छा विलायक है। पूछ सकता है कि जल अच्छा विलायक है कि नहीं है, तो यस, जल एक अच्छा विलायक है और ये क्या है, एक यौगिक है। अगला है, शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, हानिकारक रसायनों एवं जीवाणुओं से मुक्त तथा पारदर्शी होता है। यहाँ बहुत सारी जानकारी मिल गई जल के बारे में कि शुद्ध जल कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। तो शुद्ध जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, हानिकारक रसायनों एवं जीवाणुओं से मुक्त तथा पारदर्शी होता है। पूछ सकता है कि
शुद्ध जल का स्वाद कैसा होता है, गंध कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो कह सकते हैं कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, हानिकारक रसायनों एवं जीवाणुओं से मुक्त तथा पारदर्शी होता है। अगला है जल कैसा है, तो जल हल्का होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है, तो पहले एक बार बता चुके हैं। अगला है जल का जमाव बिंदु 0 डिग्री सी एवं क्वथनांक 100 डिग्री सी, यानी कि 0 डिग्री सी पर जल जम जाता है और 100 डिग्री सी पर उबलने लगता है, क्वथनांक 100 डिग्री सी है। इसके बाद है जल के तीनों रूपों, जल यानी कि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में केवल अवस्था का अंतर है, गुण धर्म में कोई अंतर नहीं होता है। जल के तीनों रूपों ठोस, द्रव एवं गैस में केवल अवस्था का अंतर होता है, इनके गुण धर्म में कोई अंतर नहीं होता है। अगला है शुद्ध जल की मात्रा ध्यान दीजिए 2.792% है। शुद्ध जल की मात्रा 2.792% है, जिसमें से 2.15% ग्लेशियर तथा ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है। आगे है जल एक यौगिक है और जल का अणुसूत्र H2O है। इसके बाद है जल अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए जल को 500 डिग्री सी पर गर्म करना पड़ता है, अथवा जल में विद्युत द्वारा प्रवाहित करके, ध्यान दीजिए, जल अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए उसे जल को 500 डिग्री सी पर गर्म करना पड़ता है, अथवा जल में विद्युत धारा प्रवाहित करके भी जल अणुओं को H2O एवं O2 अणुओं में तोड़ सकते हैं। और इसके बाद और भी है जो कि लास्ट है, इम्पोर्टेंट है कि अंतः स्पंदन क्या है। अंतः स्पंदन क्या है, तो वर्षा या पिघले बर्फ से प्राप्त, ध्यान दीजिए, अंतः स्पंदन क्या है, तो वर्षा या पिघले बर्फ से प्राप्त जल का वह भाग जो धरातल पर बहने पर धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता है, तो रिसकर अंदर जाने वाले अंश को भूमिगत जल कहते हैं। अंदर रिसने की इसी प्रक्रिया को अंतः स्पंदन कहते हैं। तो मुझे आशा है कि यह जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल से संबंधित, इसमें कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं है। अधिकांशतः क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल कर लिया है, और आप इसको 2 बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है लाभ मिलेगा। आप जो है सीटेट के 1 से 5 तक के क्लास में एक प्रश्न इससे आ सकते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम आपको इसी सामने जो है जो कि NCERT का बुक है उसके पेज को हम इसमें शामिल करेंगे, और जो वहाँ पर जाकर आप आसानी से कुछ और भी जानकारी जल से संबंधित आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं वहाँ पे अब इसके बाद इसका हम समापन करें। अब पुनः एक बार कहेंगे कि इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं, इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे चलते हैं और चलते हैं वहाँ। और अब आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये NCERT का बुक है, जो स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, और इससे भी कुछ हम क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि जल के बारे में है। और यहाँ पे शब्दावली कुछ दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसी पे देखते हैं कि कौन ऐसा चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है, जो सीट में पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए एक बॉक्स में मिल गया जानकारी कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता क्या होता है कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, और महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, जो पहले भी आपको हम बता चुके हैं। और यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है कि कितना प्रतिशत कहाँ है, तो महासागर में 97.3% जल है, बर्फ छत्र के रूप में 2% है, और भूमिगत जल में 0.68% है। झीलों का जौन लवण जो है 0.009% है। इसी तरह नदियों में जो है 0.0001 यानी कि 0 दशमलव के बाद 3 जीरो के बाद 1 है। इस प्रकार जो है इन भागों में डिवाइड है जल का प्रतिशत। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को स्टे करके आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। पूछ सकता है कि महासागर में जल का प्रतिशत कितना है, या सबसे ज़्यादा जो है जल कहाँ पे है, तो कह सकते हैं महासागर में। भूमिगत जल के रूप में कितना है, झीलों का कितना है, नदियों में पूरा जल का प्रतिशत कितना है, सभी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। क्योंकि हम तेज़ी से फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। एक और जानकारी यहाँ बॉक्स में दी गई है NCERT में कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन बना देता है, ये भी हम बता चुके हैं। और भी बहुत सारा यहाँ पे चीज़ है जो बताने योग्य है, हम आपको बता सकते हैं। देखते हैं और बहुत जल्दी में आपको क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक है कि जब समुद्री पवन, ध्यान दीजिए, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। जितनी भी तेज पवन बहती है
तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। ये भी आप जानने के योग्य हैं। और आगे देखते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोतराश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोतराश्रय नष्ट हो जाते हैं। ये भी आपको हम बता चुके हैं। और यहाँ पे भी जो दिया हुआ है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी और रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि उस जानकारी में जो हम नोट्स बनाए हैं उसमें इसको भी हम सम्मिलित कर चुके हैं पहले भी। तो मुझे आशा है कि अब आपका जो है जल से संबंधित कोई भी मुख्य बिंदु छूटा नहीं है। लेकिन फिर भी एक और वीडियो इससे बनाएंगे जिसमें बहुत विस्तार से 1 घंटा का वीडियो हो सकता है, आपको जल के बारे में होगा। तो इस प्रकार सीटेट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इन्वायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 से 1 या 2 प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं और अगले वीडियो में हम सीटेट से संबंधित कुछ नई जानकारी लेकर आएंगे जिससे कि आपको अपनी तैयारी में लाभ हो। तो अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल है ये भी जानकारी नाम का, उसे आप जो है जाकर जुड़कर वहां से PDF ले सकते हैं। और बहुत सारे न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं और जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.abjankari.in, वहाँ पर भी जाकर बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी लेके आएंगे, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।